प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिन पहले 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र दोबारा से शुरू हुआ। कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह दावा किया कि पीर को 27वीं तरमीम पेश होने जा रही है। इस दावे से पहले बिलावल साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उस मुलाकात का कुछ भी बाहर नहीं आ सका था कि उसमें क्या बातें डिस्कस हुई। बस इतना बताया गया कि ये खैर सगाली की मुलाकात थी। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान एक अलग से भी मुलाकात हुई वफ्द के साथ। अगरचे वो गए थे, लेकिन जो अलग से मुलाकात हुई उसमें क्या बातचीत हुई वो तो हमारे सामने नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह दावा किया कि 27वीं आईनी तरमीम पेश होने जा रही है, यानी इसका मतलब यह है कि उसका मुसवदा तो बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसके बाद बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, जो वज़ीर मुमलिकत हैं कानून और इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि अभी तो इसके ड्राफ्ट पे भी काम शुरू नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल रात को बिलावल साहब ने ये ट्वीट की कि उनसे नून लीग के वफ्द ने मुलाकात की है, हेडेड बाय शहबाज शरीफ साहब, खुद प्राइम मिनिस्टर ने। और उसमें उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून का वफ्द जरदारी साहब, सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद यानी अपने ट्वीट में ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। इस मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल है। उन्होंने अपनी ट्वीट में यह भी कहा कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर पर जारी तातुल को ख़त्म करना भी शामिल है। और फिर उन्होंने कहा कि इस पर हमने वक्त मांगा है। 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी दोहा से वापस आएंगे, तो फिर CEC का इजलास बुलाया गया है, उसमें ये बातचीत होगी और फिर फैसले किए जाएंगे। अब ये 27वीं तरमीम तो आ रही है, लेकिन इसके ड्राफ्ट के हवाले से खुद बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने यह कहा कि ये ड्राफ्ट तो भी तैयार ही नहीं हुआ, या इस पर तैयारी का काम ही शुरू नहीं हुआ। क्या दावा उन्होंने किया था, जरा सुन लीजिए। किसी बाज़ाब्ता ड्राफ्ट पे काम शुरू भी नहीं किया या बाज़ाब्ता 27वीं आईनी तरमीम पे काम शुरू नहीं किया। जब भी आएगी डंके की चोट पे आएगी, आउट इन दी ओपन आएगी। जो कंसेंसस डेवलप नहीं होता ऑपोजिशन की कुछ जमातों के साथ, तो दैन हमारे पास इतनी खुद जो है 2/3 अक्सरियत मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मौलवी महमूद साहब, वो पिछले कुछ दिन में एक्टिव हुए। उन्होंने PTI के जो असीरान हैं उनसे कुछ मुलाकातें भी की, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकातों का मकसद ये है कि टेम्परेचर को ज़रा नीचे लाया जाए और एक कदम PTI पीछे हटे, एक कदम नून लीग आगे बढ़े और बड़ेपन का मुजाहरा करे हुकूमत, और कुछ हल निकाला जाए। कितनी कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं इस मामले पर PTI के इन साबिक रहनुमाओं को, इन तमाम उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद होंगे, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। इख्तियार साहब खुश आमदीद। नईम हैदर पंजोता साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। पंजोता साहब खुश आमदीद। और शौकत प्राचा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शौकत प्राचा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्राचा साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम अब बहुत करीब दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि उसके ड्राफ्ट पर काफ़ी काम हो गया है, और ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द अगर पीपल्स पार्टी से मिला है, और बाकायदा उन्होंने अगर निकात पेश किए हैं कि भाई ये निकात हैं जो हम लाने जा रहे हैं तब जिसमें तरमीम, और आप इसमें साथ दें, तो इसका मतलब है कि ड्राफ्ट पर काम तो हो गया है। तो ये तरमीम बस आई कि आई? बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही इब्तदा में कह दिया कि बस आई के आई, तो मुझे लग रहा था जैसे आप मुझे और कौम को मुबारक देंगे कि जी आपको 27वीं आईनी तरमीम भी मुबारक हो। आपको मुबारक हो सर, मैं दे देता हूँ, नहीं दे सका था। लेकिन अगर 26 तरमीम हो गई हैं तो 27वीं को कौन रोक सकता है। और अब तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक लीडर होने का सबूत देते हुए कौम के सामने वो नुकात भी रख दिए। शायद हम शशोपंज में होते कि पता नहीं क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में लोग इहाम पैदा कर रहे थे, एम्बिग्विटीज पैदा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जो NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ है वो तहफ़्फ़ुज़ खत्म होगा। इसका मतलब है कि 57.5% जो प्रोविंशियल शेयर है वो फिर नीचे आएगा और वफाक का 43.5% शेयर ऊपर जाएगा।
सिंध में क्या सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की मान जाएगी, क्योंकि इत्तेहादी तो वो है, पीटीआई तो ऑब्वियसली 27वीं तरमीम को वोट नहीं देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। हाँ, क्या कंप्रोमाइज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है वो तो पीपल्स पार्टी का मुतालबा रहा है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो वो पीपल्स पार्टी क्या कंपनसेशन उसकी फील करेगी। फिर यकीनन आबादी के हवाले से मैं अपनी ओपिनियन आपको बताऊं कि अगर मुझसे आप पूछें, ये सियासी लड़ाई है, ये इंडिया के साथ जंग हुई, अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है, गजा में प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे पूछें तो नंबर 1 प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का है वो पॉपुलेशन है, कि हम पॉपुलेशन को ग्रोथ इतनी ज्यादा है, उधर से हमारी जीडीपी ग्रोथ है नहीं। तो जितने मंसूबे कोई बना ले, आप जितने मोटरवे बना लें, जितने हाईवेज बना लें, जितने हॉस्पिटल्स बना लें, जितने यूनिवर्सिटीज बना लें, ये इतनी आबादी में इजाफा किसी सूरत भी कोई गवर्नमेंट जो है वो कोप नहीं कर सकती। बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा प्लान किया, उसकी आबादी पहले हमसे ज्यादा होती थी, यानी 98 के सेंसस में वो ज्यादा थे, अब वो हमसे कम हो गए। इंडोनेशिया अगेन अ ब्रदरली मुस्लिम कंट्री, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया। तो सूबों के पास गई तो मुझे तो लग रहा है कि सूबे भूल गए कि कोई पॉपुलेशन प्लानिंग कोई शय होती है, आप वजारत तो छोड़ दें। इसी तरह तालीम के हवाले से अक्सर हमारे दोस्त गिला करते हैं कि जी तालीम जो है वो यूनिफाइड होनी चाहिए, तालीम को यकसर फरामोश कर दिया गया है। लेकिन मैं ये भी कहता रहा हूं कि जब मरकज के पास थी हार्डली 1% ऑफ द जो बजट है वो तालीम की तरफ जाता है। खाली ये अहम नहीं है कि आप ले आए मरकज के पास तालीम को, बल्कि आप उसके लिए मसलन बांग्लादेश की अगेन एग्जांपल दूं, 12% ऑफ देयर जीडीपी वो खर्च होती है तालीम पे, हम जो है 1% करते हैं। तो आपने तालीम लानी है तो लें, लेकिन क्रक्सेस कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये दे दिया जो एक ब्लूप्रिंट है इसका, और इत्तेहादी अगर बाकी मामलात पे इत्तेहादी हैं और रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है इत्तेफाक राय कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक है। अभी तो पीपल्स पार्टी अपनी भी जिसमें सिफारिशात पेश करेगी ना, वो कहेगी कि भाई ये इन चीज़ों पे हमें इत्तेफाक है, लेकिन ये वाली चीज़ों पर आप नजरसानी करें और ऐन मुमकिन हुकूमत उस पर नजरसानी कर ले। यानी बजाय ये लगता है कि पीपल्स पार्टी को एतराज़ होगा, शायद अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शायद एनएफसी पर हो सकता है, या वो जो 18वीं तरमीम से मुतालिक मामला, यानी ये जो तालीम और आबादी वाला मामला है इसको दोबारा वफाक के पास लेने का मामला, इस पर वो एतराज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बज़ाहिर नहीं लगता कि बाकी चीज़ों पर भी उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि आईनी अदालत का क़याम उनका अपना जो है वो मुतालबा पहले भी था। अब इसमें पंजोता साहब 2 चीज़ें मुझे ये बताइए, आप वकील हैं चूँकि, तो मैं आपसे सबसे पहले तो वही सवाल पूछता हूँ। एक तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली, आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है कि इससे सिस्टम में क्या बेहतरी आ जाएगी? और दूसरा, जजों के तबादले का इख्तियार, यानी आर्टिकल 200 में तब्दीली। आर्टिकल 200 में पहले जजों का तबादला उनकी अपनी मर्जी और चीफ जस्टिस साहिबान की मर्जी से करने की बात 26वीं तरमीम में हुई थी, और ऐसा हुआ भी, हमने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो तबादले हुए हैं। लेकिन अब शायद ये होने जा रहा है कि जज की मर्जी उसमें शामिल ना भी हो तो तबादला हो सकता है, यानी आप जिस जज को चाहें उस पर शायद जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार आएगा कि वो उसको कर सकता है तब्दील। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात यह है कि इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है कि ये तरमीम कर सके, क्योंकि अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। अवाम की राय से कोई भी तब्दीली होती है, कोई भी मुल्क के अंदर रूल्स रेगुलेशंस, कानून, कायदे, आइन या उसके अंदर तरमीम किसी तरह से हो सकती है, और वो अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। ये अपने वार्ड भी आ रहे हुए हैं और यहाँ आकर कहते हैं कि हमने मुल्क अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। जहाँ ये देखेंगे तो उन्होंने की थी ना, अब 27 तो और आसान हो गया, तो नंबर उनका और बढ़ गया है, तो मौलाना की भी जरूरत नहीं रही। लेकिन 26वीं तरमीम भी उन्होंने गलत की थी, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। पहले तो इख्तियार तय करना है ना कि अवाम ने वोट किसको दिया है। आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सारी दरखास्तें हैं हमारी जो उनकी तरफ से जजेस लगाए गए हैं, उनके पास इल्तवा के शिकार हैं, कुछ इन्होंने छोटे मोटे एतराज़ात के ऊपर मुस्तरद कर दी। पहले तो आप ये डिसाइड करें ना कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाए, जिसको अवाम ने, यानी आप कह रहे हैं कि आपको पूरी तरमीम पे इख्तिलाफ है, यानी इसमें कुछ निकात पर नहीं। हम 26वीं तरमीम को भी मुस्तरद करते हैं, लेकिन 26वीं तरमीम में तो आप हिस्सा बन गए थे ना, सब पूरे डिस्कशन का हिस्सा थे। नहीं, डिस्कशन का हिस्सा देखें इस हद तक थे कि हम चाह रहे थे कि होने तो लगी है, तो बातचीत करके कम से कम जो है उसके अंदर तबाही की तरफ जितना इनपुट दे सके, लेकिन हमने एंडोर्स नहीं किया। नहीं, अभी तो हम बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं, पिछली दफा भी हमने बिल्कुल मुस्तरद किया, सिर्फ इनपुट दिए इस हद तक।
अच्छा, इख्तियार वली साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। इख्तियार साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि जो जब तरामीम आ रही हैं, ये मुसविदा कब तैयार हुआ है? क्योंकि बैरिस्टर अकील मलिक साहब तो कह रहे थे कि अभी तो ड्राफ्ट पे काम ही शुरू नहीं हुआ, अभी 2 दिन पहले वो कह रहे थे, और कल जाके मिल लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके साथ जो वफ्द के लोग हैं, तो इसका मतलब है कि मुसविदा उसका ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। नहीं, मुसविदा तैयार नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है। नहीं, ढांचा कह लें, प्रपोजल्स कह लें, सपोजिशन कह लें। अच्छा, कि मतलब ये चीज़ें जो हैं इसमें अमेंडमेंट जो है ज़रूरी है। मैंने आपके शो में पहले आपको बता दिया था कि अभी नहीं है, और मैं आज फिर कहता हूँ कि मुसविदा जो ड्राफ्ट है वो नहीं है। इस बार जो पिछली दफ़ा जितने गिले आपने किए थे वो हम आपके सारे दूर करेंगे। अच्छा, डिस्कशन होगी पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस, इवन कमेटियों में जाएगा, बार काउंसिल्स को मकालमे में शरीक किया जाएगा, उनकी इनपुट ली जाएगी, चीज़ों को जो अब क्लिप निकाल लेना हमने अगले प्रोग्राम से। मेरा तो आपके पास अगर मैं कुल हु अल्लाह वाहद भी पढ़ लूँ, आपने उसको क्लिप जो है निकाल लेना है और उसको वायरल कर देना है। आपने तो अपना काम कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे, नेक काम करेंगे तो हम तो वायरल करेंगे उसको। आप, मैं जो भी कहता हूँ आप क्लिप निकालते हैं, ठीक है, कीजिए, वो आपका काम है। लेकिन देखें, जहाँ पर बात है ना, ये पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, चीज़ों को जिस तरह आपने डिस्कस किया, मैं टेलीफोन पे सुन रहा था, मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम है, तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम ख़त्म किया गया, तो क्या अगर हम ओवरऑल उसको देखें तो उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। जो आपके बड़े छोटे छोटे नौइयत के दुकानदारों के पर्चे होते हैं, नानबाइयों के पर्चे होते हैं, 107 का होता है, ऐसे कामों में जब अब जुडिशरी को आपने डाल दिया तो उसका बैकलॉग जो है वो कहाँ तक, वो लाखों तक पहुँच चुका है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अलहदा हो जाए, जुडिशरी अपना काम अलहदा करे और जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी निज़ाम है वो अपना काम अलहदा करे, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, होनी चाहिए। मकसद क्या है? सर, ये आईनी अदालतों का पहले बताया ना, आईनी बेंच बना, आईनी बेंच ज़बरदस्त काम कर रहा है और बहुत अहम फैसले उसने दिए हैं, तो आईनी बेंच पर इत्तफाक था सबका, तो अब आप क्यों चाहते हैं कि आईनी अदालत बन जाए? क्योंकि अगर उस पर इत्तफाक होता तो आप पहले ही ले आते। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे जो मकसद था वो आईनी अदालत बनाने का था। दोस्तों के सलाह मशवरे से और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इनपुट थी, ये भी एग्री कर गए थे 26वीं आईनी तरमीम में। हालांकि ये तो अब मानते नहीं है, लेकिन ये पूरी सपोर्ट इन्होंने दी है, पूरा मुज़ाकरात का हिस्सा है। गौर साहब का स्टेटमेंट है, गौर साहब ने कहा था कि A to Z जितना कंटेंट है वो सब हमने तैयार किया है, क्रेडिट लिया है इन्होंने उस वक्त। तो उस वक्त ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि अब हमें इस पर टेक्निकली कोई एतराज नहीं है जो मौलाना साहब कर रहे हैं, बस हमारा प्रिंसिपल स्टैंस ये है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ये उन्होंने कहा था। ये बात भी नहीं की थी, ये तो फिर जब पास हो गई तो उसके बाद की स्टेटमेंट। नहीं, उससे पहले की स्टेटमेंट है। उससे पहले उन्होंने तो ये मौलाना फजल के घर के बाहर खड़े होकर रात को इन्होंने कहा था कि कल हम आएंगे। मौलाना साहब को यही कहा था। मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं कि कल हम आएंगे। सुबह नहीं आए तो फिर मौलाना साहब को पता चला कि ये तो नहीं आ रहे, उसी दिन फिर उनको पता चला। खैर, बात ये थी कि मकसद ये था कि आईनी अदालत बने, जो अदालतों का बैकलॉग है वो खत्म हो, वो तो नहीं हो सका, वो हुआ नहीं, तो इसलिए अदालत बनने दोबारा सपोजिशन है, ये एक प्रपोजल है कि अगर आईनी अदालत बन जाए तो बेहतर होगा। आईनी अदालत अपना काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आपकी जुडिशरी है वो अपना काम करेगी, जो 26वीं तरमीम का जो केस चल रहा है बेंच के पास वो करेगा। ये 26वीं तरमीम का जो केस चल रहा है, फिर ये आईनी बेंच से हटके आईनी अदालत के पास चला जाएगा, फिर आईनी अदालत उसको नए सिरे से सुनेगी। सर, वो एक अलग बात है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं खुद जमहूरियत का एक कारकुन हूँ, सिपाही हूँ, आई एम अ डेमोक्रेट। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, अदालत का काम है उसकी तशरीह करना। कोई कानून बना, वो उसके खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं? ये अदालत के पास इख्तियार है या नहीं, ये मतलब तो एक अलग बहस है। ये तो फिर सुनने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। फिर एक तरमीम लाए, मुझसे अगर कोई भी आईनी तरमीम हो उसको अदालत में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। बीइंग अ डेमोक्रेट, मैं तो अगर वुकला बिरादरी अपनी चीजों के साथ और अपने मामलात पर खड़े हो सकते हैं, काला कोट काली टाई की आवाज लगा सकता है, तो मैं बीइंग अ डेमोक्रेट में जमहूरियत के साथ और पार्लियामेंट के साथ क्यों ना कोई चीज आएगी तो सबसे पहले मैं आवाज उठा। अब इसमें एक तकनीकी नुक्ता ये है, शौकत बरादर साहब के 26वीं आईनी तरमीम का केस इस वक्त आईनी बेंच सुन रहा है और उसमें बहस हो रही है कि फुल कोर्ट में जाना चाहिए या इसी बेंच को सुनना चाहिए। तो फर्ज कीजिए 27वीं तरमीम आती है और उसमें ये आईनी अदालत बन जाती है,
तो फिर तो आपके ख्याल में ये बहस ही खत्म हो जाएगी ना कि इसको फुल कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो जो आईनी अदालत होगी वो तो खुद ही फुल कोर्ट होगी, तो फिर तो ये मसला हल ही हो जाएगा ना। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा सच डिस्प्यूट नहीं है। जितनी भी बात आपने की पंजोथा साहब से और अख्तियार खान वली साहब से, यानी 26वीं और 27वीं, पहली बात तो ये है कि उसमें जज कहाँ से आएंगे। अगर यही जज जाते हैं फिर भी इतराज करने वालों को इतराज होगा, अगर नए जज रखे जाएंगे तो फिर भी इतराज करने वालों को इतराज होगा कि जी मनपसंद जज रखे गए। मैं वैसे एज अ जर्नलिस्ट बड़े अरसे से, इवन सजाद अली शाह साहब मरहूम के टाइम से, मैं कोर्ट के पॉलिटिकल मामलात देखता हूँ। कोर्ट के पॉलिटिकल मामला तो चले सर जी, जुमले की वजाहत कर दें, कोर्ट के पॉलिटिकल मामला देखते हैं आप, क्या मतलब? तो ये केसेस क्या होते हैं? ये केसेस क्या होते हैं? यानी जो टीवी पे खबरें चलती हैं, मीडिया में खबरें चलती हैं, वो किसी गरीब आदमी के केस थोड़ा होता है। वो तो मर जाते हैं तो बाद में उनको जमानत होती है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, पॉलिटिकल केसेस जो है, पॉलिटिकल का मतलब ही सियासी है ना मेरी दानिश में। नहीं, वो जुमले की आपके जुमले की साख्त ऐसी थी कि सब चौंक गए असल में। हाँ, अदरवाइज आईनी कोर्ट में बैठ जाती है आपकी तशरीह करने के लिए। अच्छा सुने बात ये है कि कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल है 239। अच्छा। और उसकी क्लॉज है 5 जी, और फिर है उसकी क्लॉज 6। ठीक है। आप पंजोथा साहब माशाल्लाह वकील हैं जी, आईनी और कानूनी मामलात को समझते हैं। 239 क्लॉज 5 कहती है कि आइन में अमेंडमेंट का अख्तियार हो, आइन बनाने का अख्तियार हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी के पास नहीं है। और फिर क्लॉज 6 कहती है, सुने प्लीज सुने जरा, मुझे अपना सेंटेंस आर्ग्यूमेंट पूरा करने जी जी। 239 क्लॉज 6 कहती है, फॉर रिमूवल ऑफ एनी डाउट व्हाटसोएवर द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां तो कहा गया है कि कोई अदालत भी इसको चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है। अब दूसरी बात जो आपने भी एतराज किया, बरमला एतराज है कि वो आइन ऐसा बना दे कि जो वो मुल्क का स्ट्रक्चर ही बदल दे। यानी अब भी हम अपने नुमाइंदगान से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, मैं तो ये तवक्को नहीं करता और ना कभी ऐसा माज़ में हुआ है कि वो पाकिस्तान की असास के खिलाफ। ये बड़ी बार जब भी आईनी तरमीम आती है तो कहा यही जाता है, जब 18वीं आ रही थी तो आर्गुमेंट यही किया जाता था, वो पता नहीं ये क्या कर लेंगे। 18वीं तरमीम से सूबों को पैसे मिले और उसका सबूत यह है कि जिस दिन अली अमीन खान गंडापुर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि जी मैं 280 अरब रुपए छोड़ के जा रहा हूं। ये किस वजह से मिले थे? यही वो NFC अवार्ड 7 था और 18वीं तरमीम थी। लिहाजा जो आप बात कर रहे हैं ना कि फुल बेंच में जाएगा या ये जो 26वीं तरमीम के खिलाफ सुनी जा रही है, जो भी सुनेगा और भाई होंगे तो जजेस सुनने वाले ना। हाँ, उनका तरीकाकार पे पंजोथा साहब को इख्तलाफ हो सकता है, अख्तियार खान वली साहब को अख्तियार साहब को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जजेस पहले भी फलां के चैम्बर का जज आ गया, फलां के चैम्बर का जज आ गया। आज अगर पार्लियामेंट को उसमें थोड़ा सा अख्तियार मिला है जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने छीन लिया था, तो पॉलिटिकल बुनियाद पर तो इतराज हो सकता है। कल हो सकता है पंजोथा साहब की पार्लियामेंट आ जाए, परसों हो सकता है ANP की पार्लियामेंट आ जाए, अगले दिन हो सकता है पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट आ जाए, आज नून की पार्लियामेंट है। इसलिए चीजों को जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम देख लें। पहले भी जज किसी न किसी के नॉमिनेटेड थे, अब भी अगर एतराज है कि जी फला लेके आ रहा है तो पहले भी तो यही लोग लेके आते। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आके एक तो ये पूछ लेते हैं पंजोथा साहब से भी कि ये क्या समझते हैं कि ये जो तब्दीली आ रही है, तरमीम आ रही है, अगर ये तो कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन चलिए इसके कंटेंट पे तो थोड़ा सा बात करें कि अगर ये आ जाती है तो इससे सिस्टम को फायदा होगा या नुकसान होगा, मुल्क को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि इख्तियार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि छोटे छोटे दुकानदारों के मसाइल ये भाई एग्जेक्टिव के लेवल पे हल हो जाने चाहिए। अदालतों के पास जाके लंबा बैकलॉग लग जाता है तो बज़ाहिर तो ये बात ठीक है, तो इसमें इतराज़ात क्या हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पंजोता साहब, ये अभी आर्गूमेंट जो दिया इख्तियार साहब ने कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली से तो बड़ा फ़ायदा होगा आपको इस पर, चलिए आप समझते हैं कि इनको तरमीम नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप आएँ तो आपको ये करना चाहिए या किसी जो आपके ख्याल में जो लेजिटिमेट हुकूमत हो उसको ये करना चाहिए? और फिर जजों के तबादले का इख्तियार, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है? देखिए, जजेस की जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं उनकी बहाली का जो मामला है ना, बेसिकली ये है कि तमाम इख्तियारात जो हैं वो अब ऊपर अगर आप देख लें तमाम कोर्ट्स के अंदर आइनी बेंच की सूरत के अंदर हो, जजेस के ट्रांसफ़र वाला मामला हो यानी हाई कोर्ट के अंदर, या तैनाती का मामला हो या चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला हो, तो वो तमाम तर इख्तियारात उस पार्लियामेंट के पास पहुँच गया जो आवाम की तायद से नहीं आई। अगर आवाम की तायद से कोई पार्लियामेंट ये तो आपने कर दी ना पिछले समय बात, अब तो मुझे आगे चले ना। अब दूसरी बात ये तीनों सेगमेंट में बोलेंगे। अब दूसरी बात ये है कि जो नीचे जजेस हैं, जैसे कि सिविल जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है, सेशन जज होता है, इसी तरह बाकी जजेस जो हैं, इन तमाम के पास जो इख्तियारात हैं उनमें से जो इख्तियारात लेने की बात है कि फ़लाने बंदी की रेडी वाला मामला है या कोई और किसी की दुकान का मामला है तो वो एसी के पास जाए और वो उस पर फैसला करे या एडीसी के पास जाए। इसके अंदर बुनियादी नुक्ता यह है कि हुकूमत के नीचे यानी हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक एसी, डीसी, डीपीओ, एसएचओज, डीएसपी ये तमाम लगते हैं और उनको फॉलो करते हैं जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है। चीफ सेक्रेटरी आईजी जो कहेगा, जो एमएनएज एमपीएज अदालतों से इख्तियार लेकर एग्जीक्यूटिव को देना चाहते हैं, कंट्रोल रखने का। तमाम एमएनएज एमपीएज जो इस वक्त सारा सेटअप बैठा हुआ है वो तमाम अपने हल्के के वोटर्स जो उनके मुखालिफ होंगे उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे और जो उनके वोटर्स हैं उनके हक में तमाम फैसले करवाएंगे। जाहिर बात है सारा, अब देखें उठा के फौरन एक एमएनए एमपीए एसी को फोन करते हैं, एसी साहब आपने ये एसी जाके दारों पर हाजिरियां लगाते हैं, एसएचओ जाकर हाजिरियां, तब उनको पोस्टिंग मिलती है। तो वो तो खत्म हो गया ना इंसाफ का निज़ाम। कोई जज जाकर, सिविल जज मजिस्ट्रेट जाकर नहीं जाता किसी के दायरे पर, ना ही कोई एमएनए एमपी किसी सिविल जज को फोन कर सकता है। ये आपका एक सिस्टम है ना, क्योंकि अदलिया को आपने आइन के मुताबिक इंडिपेंडेंट किया हुआ था। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे मजिस्ट्रेट तक आपने तमाम स्ट्रक्चर इस झूठ के निज़ाम को कंटिन्यू करने के लिए आप तमाम तब्दीली कर रहे हैं, जिससे लोगों के बुनियादी हकूक मजीद सलब होंगे, इंसाफ खत्म होगा, कानून की बालादस्ती बिल्कुल नहीं रहेगी, लोगों के साथ जुल्म होगा, ज्यादती होगी, कोई उनकी सुनवाई नहीं होगी। आप उठा के देख लें कितनी पटिशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी, मुझे दिखाएं कि उनके ऊपर बाजियाबी किसी बंदे की हुई हो, आम कोई वकील हो या कोई और आम आदमी हो, उसके लिए इंसाफ दूर हो गया है, खत्म हो गया है। अब जो रईसी खसर थी उस 27वीं तरमीम के जरिए ये बिल्कुल खत्म करने लगे हैं। जो जजेस ट्रांसफर का मामला करने की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी इसी वजह से हैं। अब 26वीं तरमीम के अंदर भी ये था कि जी ओवरऑल 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी हाई कोर्ट के जजेस की। परफॉर्मेंस कौन देखेगा? जो इनकी मर्जी के लोग बैठे हुए हैं वो परफॉर्मेंस देखेंगे, और जो उनके मुताबिक नहीं चलेगा या उसकी डिग्री जली निकाल ली जाएगी या उसको कहा जाएगा कि आपकी जो है ड्यूल नेशनैलिटी है, या उसके ऊपर कोई और तोहमत लगा दी जाएगी कि आप तो इमरान खान के हामी हैं। हाँ, जो जजेस इमरान खान के केसेस लेकर बैठे रहे, पीटीआई से तल्लुक रखने वालों के केसेस लेकर बैठे रहे, वो बिल्कुल हीरो भी हैं, वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसमें और एनएफसी के अंदर वो भी जो इख्तियारात तमाम खत्म कर रहे हैं, उनका हिस्सा खत्म कर रहे हैं। ये भी केपी के ऊपर वहां की हुकूमत अवामी मैंडेट की है, वहां हमले की कोशिश है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो उनका पहले तो हिस्सा देना, जो 3000 अरब रुपए बना दिए, 3000 अरब रुपया जो बनता है वो उनको उनका हिस्सा दें, और उसके बाद जो मर्ज तमाम इजला हैं वो आप क्यों लेना चाहते हैं वफाक, यानी आप सूबा एक अलग मामला है, वहां पर हुकूमत एक अलग सिस्टम है और वो चला रहे हैं। उसका तो जिक्र वैसे अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आई है उसका तो कहीं जिक्र नहीं फिर आप वज़ीर आला को भी खत्म कर देना, फिर ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब भी पीएम होंगे पूरे तमाम पाकिस्तान वन यूनिट बनाए। अच्छा चले, ये क्या तरीका कार हुआ? अच्छा, इसमें इख्तियार साहब ये पिछली जो तरमीम आई थी 26वीं, उसमें जजों के तबादले का पर यह तय हुआ था कि उनकी मुशावरत से और चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से उनका तबादला किया जाएगा। अब क्यों ज़रूरत यह महसूस हो रही है कि जज से पूछे बगैर भी उसका उठाकर आप एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादला कर सकते हैं? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? जो मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम है, आई वॉज अ स्टूडेंट लीडर दैट टाइम, इवन आई स्टूडेंट, हम उस वक्त देखा करते थे तलबा के मसाइल होते थे, दुकानदारों के मसाइल होते थे, कारखानदारों के मसाइल होते थे, लेबर यूनियन के मसाइल होते, बड़ी चीज़ें होती थी जो मैजिस्ट्रेट के लेवल पर और उसकी अदालत में वो हल हो जाते थे। एक दौर आया कि जुडिशरी अलग और एग्जेक्टिव अलग, तो फिर जिन्होंने जुडिशरी में जाना था वो मैजिस्ट्रेट चले गए जुडिशरी में, और जिन्होंने रहना था वो एग्जेक्टिव में रह गए। फिर एक वक्त आया कि वो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट भी वो ख़त्म कर दिए गए।
तो अब हम ये समझते हैं उनका इतराज है कि इससे सियासी असर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एमपी है, अगर मैं उसकी बात को फोन करूं, करेगा, कहेगा यार ये मसला है, आपका क्या ख्याल है असर रसूख तो इनका इतना बढ़ जाएगा, मैं आपको फिर बाहर नजर आता हूँ, मैं किसी हवालात में ही हूँगा, वहां पे तो इनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे तो ये लोग पावर में, तो यहाँ पर कहाँ इंसाफ है भैया? आपको नहीं उठाया, छोड़ देना, आप आके इधर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वजीर आला के ये बात कहीं पर आप पे पर्चा दर्ज हुआ है, मैं रोने धोने वाला, आप लोगों ने दहशतगर्द वजीर आला को कहा, कहीं उसने आपके खिलाफ कार्रवाई की, वहां कानून की बालादस्ती कायम की हुई है। चलिए आप बोलिए। नहीं इख्तियार साहब, आप बात मुकम्मल करें ना। वो कहते हैं कि वहां पर लिबर्टी है, बात करने की आजादी है, नहीं साफी को उठाया नहीं जाता। सुन लीजिए, मैं गुज़श्ता हफ्ते गया था स्वात में, जिस बंदे ने, जो जमीन का मालिक है, पिदरी पुश्ती, उसने जमीन बेची है पीटीआई वालों को, एक नहीं 2 3 4 लोगों को। उस बंदे का होटल गिरा दिया गया जो जमीन का मालिक था, जिसको बेची गई है, उनके होटल खड़े हैं। ये जस्टिस है? मेरी वहां पे ऑन द स्पॉट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी पूरी डिटेल देना आप, मैं आपको दे दूं। आप डिटेल दें जहां जहां होगा, हमारी 1 मिनट में आपके मोबाइल में। आपका तो होटल नहीं गिरा ना, आपने तो वज़ीर आला के खिलाफ, मेरी पार्टी का बंदा है, मेरी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है, आप डिटेल दें, नसीर उसका नाम हम हल है, कराएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के मसले हल करेंगे? छोड़ दें, नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये चलें वापस आ जाना मौजू पे, जजों के तबादले वाली बात पर। आप बताएं ना कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि एक जज साहब जो हैं उनकी मर्जी के बगैर भी उनका तबादला किया जा सके? इससे तासुर ये जाता है कि आप नापसंदीदा जजेस को, या आपको लगता है कि जो आपकी बात नहीं मान रहे या हुकूमत की बात है, ये तासुर है, गलत भी हो सकता है, आप उनको उठाएंगे और उठा के किसी और सूबे में भेज देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं कि इस मुल्क में अगर कोई जवाबदेह है आवाम को, तो वो पार्लियामेंट है। इस मुल्क में अगर कोई जवाबदेह है तो वो सियासतदान है। ठीक है, बाकी कौन सा तबका है? कैन यू नेम इवन अ सिंगल इदारा, कैन यू नेम इवन अ सिंगल पर्सन जो आवाम के सामने जवाबदेह है? नहीं है। तो सियासतदानों के पास पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ही वाहिद ताकत बिल्कुल का ठीक है। चलिए इजाजत दीजिएगा, तो वहां पर चीजों को हम बेहतर तरीके से डिस्कस भी कर सकते हैं। जजों में भी सारे कोई आसमान से नहीं उतरे, चले मैं सारे पवित्र भी नहीं। अगर आप एक ख्याल से मुझे इजाजत दें तो मैं वो आपको ट्रक वाला किस्सा याद है? 1-2 मिनट के लिए जरा कायरा साहब हमारे साथ आए हैं, मैं जरा उनसे राय ले लूं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। सर, अभी जो 27वीं तरमीम के बारे में कुल मालूमात हमारे सामने आई हैं वो वही हैं जो बिलावल साहब की ट्वीट्स में सामने आई हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो हमें लगता है कि आईनी अदालत का क़याम और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो शायद पीपल्स पार्टी उसकी पहले से हामी है, लेकिन ये एनएफसी और ये जो मामला दीगर हैं जिसमें कुछ सूबों को 18वीं तरमीम में जिसमें पावर सूबों को दी गई थी और उसको वापस वफाक के पास लेकर आना, तो इसमें क्या पीपल्स पार्टी को एतराज़ हो सकता है, या आप समझते हैं कि गुड टू गो है गवर्नमेंट? बहुत शुक्रिया साहब। एक तो ब्लॉक में है, जनरली मैं बात करूं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के हक में थी, हमारे मंशूर का हिस्सा है। और जब ये जो आईनी बेंच बना था 26वीं तरमीम में, तो हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जब कभी हमें मौका मिला हम आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, और आईनी अदालत कोई मुसादम या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार छीनने के लिए नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत पहले से आईनी अदालत का तकाजा करती रही है। आजकल के हालात में शायद आईनी अदालत का जो नारा है, ये बात जो है, तो लोग उसको और पहलू में लेते हैं और तनाजुर में लेते हैं। जब हमारा तकाजा था उस वक्त ये था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बेशुमार है, और सियासी केसेस की वजह से लोगों को भी इंसाफ डिले होता है, और सियासी केसेस के अंदर भी पूरी तरह इंसाफ नहीं होता। लिहाजा एक आईनी अदालत बना दी जाए जो आईनी मैटर्स है वो देखे। अब अगर उसके खद्दोखाल यही है तो आउटलाइन में यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करने का सोचेगी, लेकिन जनरली जब तक इसके खद्दोखाल सामने नहीं आते, या फर्ज करें आपने फरमाया कि बिलावल साहब की ट्वीट में एनएफसी का जिक्र भी है, अब एनएफसी को क्या करना है, उसमें क्या चीजें हैं, उसकी क्या लॉजिक है, जब तक वो सामने नहीं आएगा कि हमारी पार्टी की कमेटी की मीटिंग तो हो रही है सीसी की, उसमें क़यादत की तरफ से चीजें सामने आएंगी, तो फिर उस पर इजहार राय जो है वो मुमकिन हो पाएगा। वरना तो तमक्तोइयां मारेंगे हम, और हो सकता है गलत मुबाहिसा छेड़ दें। साहब बहुत शुक्रिया, इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया, शौकत प्राय साहब आपका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ और उसमें एक हलाक दहशतगर्द जो है
उसमें जो है वो पुलिस एहलकार भी मारा गया है, यानी अफगान पुलिस एहलकार। तो इसकी ज़रा डिटेल शेयर करते हैं आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है दहशतगर्दों के खिलाफ, और हैरानकुन तौर पर जो दहशतगर्द इसमें मारे गए उसमें से एक शख्स जो हलाक हुआ है, उसका जब उसकी शनाख्त की गई तो पता चला कि वो अफगान पुलिस का एहलकार है और हाजिर सर्विस है, यानी अफगान पुलिस का हाजिर सर्विस सिक्योरिटी एहलकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में अफगान पुलिस का हाजिर सर्विस एहलकार मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द से मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक उसका नाम कासिम उर्फ मिलियार है। हलाक होने वाले अफगान पुलिस के शिद्दत पसंद का ताल्लुक सूबा पक्तिका के ज़िला ज्ञान से है। हलाक शुदा अफगान दहशतगर्द से जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ है। अफगान शहरी को जाली शनाख्ती कार्ड साल 2019 में जारी किया गया। हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, ये तो बहुत ही हैरानकुन और तकलीफदेह बात है कि एक तरफ हम अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करने दे, और दूसरी तरफ उनके हाजिर सर्विस एहलकार जो हैं वो बाकायदा दहशतगर्दी में की जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तो सर, ये तो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। क्या आपके ख्याल में ये मुद्दा भी अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में उठाया जाना चाहिए और उठाया जाएगा? ऑलरेडी देखें कि आप सही कह रहे हैं, ऑलरेडी ये उठाया गया है। और देखें एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, और पिछले देखें 25 डेलीगेशन के वहाँ पे ये मुद्दे तो हम सामने रखते हैं और एविडेंस के साथ बात की गई है। और देखें अभी ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस साल खाली अभी हमने 200 के करीब अफगान नेशनल्स जो फितनल ख्वारिज के साथ थे वो मारे गए हैं, और जो 27 सुसाइड अटैक्स उसमें से 18 सुसाइड देवर अफगान नेशनल्स। अब नई जो एक डायनेमिक्स जो रिसेंटली अभी ऑब्जर्व की गई है, दैट इज द रिक्रूटमेंट जो आ रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है फितनल ख्वारिज के लिए, पाकिस्तान से नहीं इतनी। सो फितनल ख्वारिज को जो रिक्रूटमेंट आ रही है, आप देखेंगे खोस के लोग होंगे, पक्तिका के लोग होंगे, पक्तिया के लोग हैं, लुगर के लोग होंगे, और इस तरीके से जो गजनी के लोग हैं, वर्दक के लोग हैं, ये लोग आके इसमें शामिल हो रहे हैं। और सो देखें कि जब इस तरह लोग आ रहे हैं तो किसी के डायरेक्शन पे आके फितनल ख्वारिज को दे आर ज्वाइनिंग और अगेंस्ट पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल में ये कंसर्न तो पहले भी कन्वे हो चुका है, और अभी भी इवन जो कुछ तश्कीलें आपको याद हो, जो ज़ोब में तश्कील बड़ी आई थी उसमें 57 देवर अफगान नेशनल्स जो हमने बाद में गद्दों पर डाल के उनकी डेड बॉडीज वापस भेजी थी। सिमिलरली जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है बाजोड़ में की, मोमन में की है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और जो संबाजा में है, सो इसमें मेजॉरिटी वो अफगान नेशनल्स आ रहे हैं। और आप इंटरेस्टिंगली देखें जो चतराल में हमले हुए थे 2 साल पहले, तो उसमें भी जो था अल-कायदा भी शामिल थी उस हमलों में, अफगान नेशनल भी शामिल थे और फितनल ख्वारिज में थे। सो नेक्सिस आप देख लें कि एस्टेब्लिश ये होता कि नेक्सिस है, अल-कायदा भी है, अफगान तालिबान रजीम भी इसमें शामिल है। सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जो पाकिस्तान फ्रिक्वेंटली कन्वे करता रहा है, और अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बातचीत में भी इनका भी कोई आउटकम निकलेगा। तो ब्रिगेडियर साहब, ये तो कुलभूषण की तरह का एक वाकया हो गया कि कुलभूषण वो भी हाजिर सर्विस ऑफिसर था वो तो, और वो यहाँ पर दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करता हुआ पकड़ा गया था और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता हुआ। और ये जो अफगान नेशनल है और अफगान पुलिस एहलकार है सिक्योरिटी फोर्स का उनकी, वो जो है वो दहशतगर्दी में मारा गया है। तो ये तो एक ही तरह के दोनों वाकयात हुए। जी हाँ, देखें ना असद ये एक तो नहीं है, मैंने आपको 200 बंदूक गिनवा दिए, 200 की। इवन जो डिप्टी गवर्नर का बेटा था जो मारा गया था, जिसको हमने डेड बॉडी यहाँ से हैंड ओवर की। सो एक्टिवली अफगान तालिबान इसमें तालिबान रजीम डायरेक्ट लोगों को यहाँ पर रिक्रूटमेंट करवा रही है। और फिर ऊपर से देखेंगे डिस्पाइट द फिगर, आपको याद हो देयर वाज ए डिक्री फतवा मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने दिया था कि जो अफगान नेशनल्स है कि वो सरहद पार जाके कुछ किसी एक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये जहाद नहीं है। बट डिस्पाइट दैट ये लोग स्टिल हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है
वो जो सो कॉल कंसेप्ट था अमीरुल मोमिनीन का, उसके बाद का और उसका फतवे को, तो उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े वाजे है, पाकिस्तान के पास क्लैरिटी है, सॉवरेनिटी की वायलेशन, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक तो वह चीज। सेकंड, इस बातचीत में भी देखें, वी कंपेल्ड अफगान तालिबान रजीम तो कि वो बात करें कि पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको एड्रेस करें। सो वो हमारा मेजर पॉइंट था। सो अभी भी देखें, हम इसीलिए कहते हैं इट इज ए लिटिमस टेस्ट फॉर अफगान तालिबान रजीम कि वो किस तरीके से क्रैक डाउन करते हैं, किस तरीके से। मगर ब्रिगेडियर साहब, आप जो कह रहे हैं, यानी आपकी बात से मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उनका कंट्रोल नहीं है अपने फोर्सेस के लोगों पर, या फिर दूसरी तरफ ये शक किया जा सकता है कि वो खुद इसमें मुलव्वस है अफगानिस्तान की हुकूमत, और वो खुद इनको शय देते हैं, इनके लिए नर्म रवैया अख्तियार करते हैं, या फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं। फिर देखें, इसमें बड़ी अभी नई डायनेमिक्स डेवलप हुई हैं। अभी आप अगर याद हो, मुल्ला याकूब ने लीड किया दोहा तालिबान जो बातचीत हो रही थी, और वापस आके उसने रेटरिक्स, उसने बड़े अजीब व गरीब बयान देने शुरू कर दिए। सो विद इन अफगान तालिबान में स्पेशली कंदहार बेस्ड जो लोग हैं, चाहे मुल्ला याकूब है, और वो तो समझते हैं मैं सही जानशीन हूँ मुल्ला उमर का बेटा होने की वजह से, मुल्ला हिबतुल्लाह अखुनजादा कंदहार का है, मुल्ला गनी ब्रादर कंदहार का है, मुत्तकी हेलमंड का रहने वाला है, तो इनके आपस में इख्तलाफात है, इनके आपस में सोच आपस में नहीं मिलती है। सिमिलरली इनकी सोच और जो ऊपर बैठे हैं हक्कानी, सराजुद्दीन हक्कानी, उनके साथ वहां पे सोच मिलती नहीं है। सो डिवीजन है। सो देयरफॉर आप समझ ले कि इसमें स्पॉयलर्स भी अंदर बैठे हुए हैं, वो जो चाहते हैं कि वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को ये ज्वाइन करने के लिए। फिर फितना और खारिज भी काफ़ी अरसे से वहाँ पे है, उनके अपने लिंक से विद अफगान तालिबान रजीम के जो लोअर कैडर के लोगों के साथ हैं। और जिस तरीके से वहाँ से हमने पास में इंटरव्यूज़ में लोगों के देखें, जिस तरह उनके ब्रेन वॉशिंग की जाती है, गरीब लोग हैं, उनको बताया जाता है उनके फैमिलीज़ को लुक आफ्टर किया जाएगा और इस तरीके से पैसे दिए जाएंगे, और इसी तरह से ब्रेन वॉशिंग करके सुसाइडर के लिए दूसरे हमलों के ला रहे हैं। सो एस्टेब्लिश फैक्ट है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान कह रहा है, ये यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट्स है, जो हर साल यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल सपोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट्स आती हैं, सेंटकॉम वाले यही कह रहे हैं, आपके रीजनल कंट्रीज का ये कंसर्न है। सो द कंसर्न इज वेरी जेन्युइन, दैट हैज बीन रियलाइज्ड बाय द अमेरिकन। सो वार ऑन टेरर में आप नियर फ्यूचर में देखेंगे कि अमेरिकन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है, और जो सबूत पाकिस्तान के पास आ रहे हैं मुसलसल, पाकिस्तान इसको अफगानिस्तान के साथ टॉक्स में उठा रहा है, और पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत मेक श्योर करे कि वहाँ दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। और इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक अफगानिस्तान में जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है वो रिलक्टेंट दिखाई देती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।